दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन में इन्वायरमेंट आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कारण है आपकी मरीन प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज होने का। पहला, जो डीकंपोजर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं जब आप अपवेलिंग देखते हैं मरीन इकोसिस्टम में। उसके अलावा न्यूट्रिएंट आपके सरफेस पे आ जाते हैं। तीसरा आपका पॉइंट दिया गया है कि बॉटम पे जो आपके डिवेलिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। अब यहां पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपवेलिंग क्या होता है। देखिए, आप अक्सर जो साउथ अमेरिका है उसके कोस्ट के बारे में सुनते होंगे, जहां पर हमबोल्ट करंट देखने को मिलता है हमें। तो वहां पे आपको अपवेलिंग देखने को मिलता है कि नीचे से जो समुद्र का पानी है वो ऊपर की तरफ उठता है। अब इस केसेस में ना तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर की तरफ आते हैं। अब यहां पे इस केस में ना तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डीकंपोजर्स हैं वो सरफेस पे आते हैं, ना बॉटम पे डिवेल करने वाले मतलब बॉटम पे मिलने वाले आपके क्रस्टेशियन या और ऑर्गेनिज्म सरफेस पे आते हैं। यहां पे आपके जो न्यूट्रिएंट है जो आपको बॉटम पे मिलता है अर्थ सरफेस के, या आप कह सकते हैं कि ओशन के सरफेस के, वो कहीं ना कहीं आपका ऊपर की तरफ मूव करता है। और जिसकी वजह से और इस वजह से यहां पे आपको डायवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहां पे आपका पहला ऑप्शन भी गलत था और तीसरा भी गलत था। आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आइए अब जानते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जहां पे आपको माइक्रो इरिगेशन के बारे में पूछा गया है। अब यहां पे आपको कहा गया है कि फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट है उनके लॉसेस को आप कम कर सकते हैं माइक्रो इरिगेशन के थ्रू। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम माइक्रो इरिगेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे आप बूंद बूंद करके अपने वाटर को सप्लाई करते हैं प्लांट्स में। तो यहां पे आप रिड्यूस कर देते हैं न्यूट्रिएंट के लॉसेस को। तो कहीं ना कहीं आपकी पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। बट इससे हमारा आंसर नहीं आता, क्योंकि यहां पे सिर्फ बी स्टेटमेंट आपकी एलिमिनेट हुई है, बाकी सभी जैसी की तैसी ही। अब यहां पे सेकंड आपको स्टेटमेंट दी गई है कि जो इरिगेशन है ये माइक्रो इरिगेशन, इसे आप ड्राई लैंड एरिया में परफॉर्म करते हैं सिर्फ, यानी कि इट इज द ओनली मीन, मतलब ये एक इकलौता ऐसा तरीका है जो आप ड्राई लैंड फार्मिंग में यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत की तो वहां पे ड्राई लैंड फार्मिंग में हम और भी बहुत से मेथड को यूज करते हैं। तो इस वजह से ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। तो यहां पे आपकी डी स्टेटमेंट चलेगी और आपके पास ए और सी ऑप्शन बचे हैं। अब आपको यह देखना है कि आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है या गलत। अब यहां पे कहा गया है कि इन सम एरिया ऑफ फार्मिंग रिसाइडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी चेक्ड। अब एक चीज बताइए, जब आप माइक्रो इरिगेशन को यूज करते हैं, जैसे आपने गवर्नमेंट की स्कीम भी सुनी होगी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अब इस स्कीम में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा वाटर टेबल है हम उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको सभी को पता होगा कि माइक्रो इरिगेशन को अगर हम यूज करते हैं तो वाटर की जो वेस्टेज है वो कम हो जाती है। वाटर आपका जो रूट है प्लांट की वहां जाता है, और इस वजह से वाटर की रिक्वायरमेंट जो है प्लांट की वो फुलफिल हो जाती है विद इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर। तो इस वजह से यहां पे आपकी थर्ड स्टेटमेंट ठीक है और आपका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन 1 एंड 3। आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर हम खत्म कर देते, काट देते हैं, तो जल्दी से वो रीजनरेट नहीं हो सकते। अब इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते क्या है। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है और ये आपका इक्वेटर। तो इक्वेटर से 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ तक और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ तक जो आपको एरिया मिलता है ये ट्रॉपिकल एरिया होता है। अब इन एरिया में जो आपके रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, उन एरिया की अगर हम बात करें तो ड्यू टू यहां पे रेनफॉल ज्यादा है, तो इस वजह से यहां पे जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट है वो लीच आउट या वॉश आउट हो जाएंगे पानी के साथ। अब यहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो इस वजह से यहां पे आपको सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट भी कम मिलेगा, क्योंकि डीकंपोजिशन हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में ज्यादा होती है। उसके अलावा बारिश के कारण आपके जो न्यूट्रिएंट है वो भी आपकी सॉइल में से ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो इस वजह से यहां पे आप याद रखना कि जो आपकी पहली स्टेटमेंट है, द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट, दैट्स व्हाई ये रीजनरेट करने में टाइम लगाएंगे। उसके अलावा यहां पर बाकी जो कारण दे रखे हैं कि रेन फॉरेस्ट में स्पीसीज आर स्लो ग्रोइंग, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास अबंडेंट सनलाइट भी होती है और पानी भी होता है, तो वो ग्रो करती हैं।
क्योंकि एक बारी आपने प्लांट्स को सभी को काट दिया है वहां से, तो वो रीग्रो करने में थोड़ी मुश्किल करेंगे, बिकॉज वहां पर न्यूट्रिएंट इतने नहीं मिलते हैं आपको। तो इस वजह से यहां पे आपकी ए स्टेटमेंट ठीक है। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपको 2012 में पूछा था। अब ऑल्दो ये बहुत पुराना हो चुका है, यहां पे आपसे पूछा गया है कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, यहां पर कुछ मेजर कैटेगरीज के बारे में बात की गई थी इकोसिस्टम सर्विसेज की। तो उसके बारे में आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सी सपोर्ट सर्विसेज हैं। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, ये आपकी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ना ही क्लाइमेट को कंट्रोल करना और डिजीज को कंट्रोल करना, ना ही आपकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करना। यहां पे आपकी न्यूट्रिशन साइकिल को मेंटेन करना और क्रॉप पॉलिनेशन को मेंटेन करना, ये आपकी मेजर सपोर्टिंग सर्विस है जो आपका इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है आपको। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑल्दो ये बहुत पुराना फैक्ट है, मतलब ये असेसमेंट जो आपकी है ये बहुत पुरानी है। तो इस तरह की आपको अगर कोई रीसेंट टाइम में कोई असेसमेंट वगैरह मिलती है तो उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, बट ये काफी पुरानी हो चुकी है, तो इसके बारे में इतना जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहां पे आपसे पूछा गया कि अगर फाइटोप्लैंक्टन्स को हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओशन में से, तो इससे क्या असर देखने को मिलेगा। अब आप एक बात समझिए कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं आपके, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन देखने को मिलती है आपको पानी में, और अब उसके अलावा ये जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, इसी की वजह से मरीन ऑर्गेनिजम्स को फूड भी मिलता है। तो यहां पे अगर हम फाइटोप्लैंक्टन्स को खत्म कर देते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है, ओशन एज कार्बन सिंक वुड एडवर्सली इफेक्टेड। अब यहां पे एक चीज समझिए, फोटोसिंथेसिस यहां पे हो रही है तो कहीं ना कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब ही तो कर रहा है, तो इस वजह से पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई। और यहां पे आपका ऑप्शन बी और सी दोनों ही इलिमिनेट हो गए। आपके पास 50-50 चांस है, आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। आप यहां पे थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, बिकॉज सेकंड तो ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो चुकी है। द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। अब एक चीज समझिए आप कि यहां पे कह रहे हैं कि ओशन में फाइटोप्लैंक्टन्स कम हो जाएंगे तो ओशन की जो वाटर की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। बट एक चीज बताइए, डेंसिटी माना कि गर्मी के कारण आपकी चेंज हो सकती है, बट डायरेक्टली वो फाइटोप्लैंक्टन से देखने को नहीं मिलता। बट कई बार हम ओवर थिंकिंग करते हैं और इस ऑप्शन को भी वहां पे मार्क करके आ सकते थे। तो यहां पे ये ऑप्शन आपका गलत है। आपको याद रखना है कि डेंसिटी के ऊपर फाइटोप्लैंक्टन का कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई, फूड सप्लाई, कार्बन सिंक, ये तीन मेजर चीजें हैं जिनके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि फूड चेन अगर जो आपकी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती है, उनमें कौन से आपके इनमें से ऑर्गेनिजम्स हैं जो डीकंपोजर्स हैं। अब पहला ऑप्शन दिया वायरस, दूसरा फंगई और तीसरा आपका बैक्टीरिया। अब एक चीज बताइए, क्या कोविड का जो वायरस है या कोई भी आपका वायरस है वो डीकंपोजिशन में हेल्प करता है? अगर करता है तो आपका आंसर 1 2 3 हो सकता था, बट मैं आपको बता दूं कि वायरस आपकी डीकंपोजिशन में हेल्प नहीं करता। तो यहां पे आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, बट फिर भी आपकी क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं, जैसे फंगी है, आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड के अंदर जो कई बार उल्ली सी लग जाती है जिसे हम फंगी भी बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डीकंपोजर ही है। उसके अलावा आप मशरूम खाते हैं, वो भी आपके फंगी टाइप ही है। तो यहां पे आपके मशरूम डीकंपोजर्स हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो हम सर्टेन बैक्टीरियाज को यूज करते हैं कई बार डीकंपोजिशन के लिए, तो बैक्टीरिया भी आपके डीकंपोजर हैं, बट वायरस नहीं है। तो इस वजह से यहां पे आपका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। तो आई होप आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के इकोसिस्टम और इकोलॉजी से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस पार्ट को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।